हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, मध्यकालीन इतिहास की चर्चा चल रही थी और मध्यकालीन इतिहास में हम चर्चा कर रहे थे गौर वंश की। और गौर वंश के संस्थापकों की भी हमने चर्चा की थी कि इस वंश के संस्थापक या इसके पूर्वज जुहान थे। और बाद में इसी में एक शासक हुए थे जिनका नाम था अलाउद्दीन हुसैन। और इन्हीं अलाउद्दीन हुसैन को जहां सोज यानी संसार को जलाने वाला कहा जाता है। फिर इन्हीं के भतीजे थे जिनका नाम था शिहाबुद्दीन। क्या नाम था? शिहाबुद्दीन। वो शासक बने और उन्होंने अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को जो है गजनी जीत करके उनको सुपुर्द कर दिया। और यही मोहम्मद गोरी थे जो मोहम्मद बिन साम या गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी या शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से जाने गए इतिहास के पन्नों में। और इनका टाइम है 1173 से लेकर के 1206 ईस्वी तक। ठीक है, तो इन्हीं की चर्चा चल रही थी। पिछले वीडियो में हमने चर्चा भी की थी, शायद आधा हो भी गया था। तो चलिए फिर से रिवीजन करवा देते हैं। तो देखो, मोहम्मद गोरी का भारत में पहला आक्रमण हुआ था 1175 ईस्वी में। कब हुआ था? 1175 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? मुल्तान पे हुआ था। ठीक है, तो मुल्तान को जीता था। यहाँ पे करमाती जात के मुसलमान शासक थे, उनको जीता था। फिर इसके बाद जो है 1176 ईस्वी में उसने उच्च व निचले सिंध को जीता, निचला सिंध जीता। फिर उसका जो है अगला आक्रमण हुआ था 1178 ईस्वी में। और यही युद्ध कहलाता है माउंट आबू, माउंट आबू का युद्ध। ठीक है, माउंट आबू का युद्ध। और इसी माउंट आबू के युद्ध में क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गोरी पहली बार भारत में किस युद्ध में पराजित हुआ था या पहली बार कब पराजित हुआ था? तो वो था माउंट आबू का युद्ध। और इसमें जो है वो गुजरात के शासक जिसका नाम था भीम द्वितीय है, और उनकी माँ थी जिनका नाम था, क्या नाम था? नायिका देवी, नायिका देवी। इन्होंने जो है किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ये मोहम्मद गोरी की पहली पराजय थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 1179 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पंजाब और पेशावर को जीता। ठीक है, पंजाब व पेशावर को विजित किया। और इसके बाद जो है 1179 ईस्वी में उसने जो है लाहौर को जीता था। तो 1179 में पंजाब, पेशावर और ये लाहौर की विजय की। ठीक है, और इसके बाद उसका एक युद्ध हुआ था, वो था 1191 ईस्वी में। और इसी को कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, और इस तराइन के प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी दूसरी बार पराजित होता है। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो मोहम्मद गोरी इस युद्ध में पराजित हो गए। जबकि पृथ्वीराज चौहान की तरफ से सेना का नेतृत्व सेनापति कौन थे? स्कंद थे, गोविंद राज थे और खांडे राव थे। ठीक है, इन लोगों ने नेतृत्व किया था और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक है, फिर अगले साल ही 1192 ईस्वी में फिर हो रहा है एक युद्ध, और वही युद्ध कहला रहा है तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध। और इस तराइन के युद्ध में इस बार जो है मोहम्मद गोरी ने किसको पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तो पृथ्वीराज चौहान पराजित हो रहे। तो पृथ्वीराज चौहान को हमने बताया था कि इनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। ठीक है, या राय पिथौरा के नाम से भी जाने जाते हैं, राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति थे खांडे राव। ठीक है, तो खांडे राव क्या हो गए थे? पराजित या मारे गए थे, मृत हो गई थी, वीरगति को प्राप्त हुए थे। फिर इसके बाद जो है भारतीय प्रदेशों का प्रशासक किसको सौंप जाते हैं? इनके जो सेनापति थे, एक गुलाम थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही इक्ता, पहली इक्ता प्रदान कर रहे हैं। कौन सी? मोहम्मद गोरी प्रदान कर रहा है। वो थी कोराम की इक्ता। कौन सी थी? कोराम की इक्ता प्रदान की। और फिर इसके बाद जो है
1194 में फिर युद्ध हो रहा है और वही युद्ध रहा है चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। और इस चंदावर के युद्ध में इस बार मोहम्मद गोरी ने पराजित किया इसको, कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया। ठीक है, इसमें कौन पराजित हो रहा है? जयचंद पराजित हो रहे हैं और इस तरह कन्नौज पर भी अधिकार हो रहा है मोहम्मद गोरी का। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जब कोराम का इक्तादार बना तब उसने कई और प्रांत जीत लिए थे, जैसे उसने हासी, मेरठ, कोयल, कई प्रांतों को जीता। और वही ऐबक था जिसने पहली इमारत का निर्माण करवाया था, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का ना 1194 में। फिर 1196 में उसने एक और इमारत बनवाई थी, कौन? 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। ठीक है, फिर मोहम्मद गोरी के एक और गुलाम थे जिसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। और उसी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में किसकी विजय की थी? तो बिहार पर आक्रमण किया और वहां पे जो है उसने नालंदा और कौन से विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त महेंद्र द्वितीय ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो पाल वंश के राजा थे, धर्मपाल। ठीक है, इनको भी नष्ट कर दिया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, बख्तियार खिलजी। शायद यहाँ तक हो गया है। इसके बाद आगे करवाना है तो आगे देखिए, डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 1203 और 4 ईस्वी में, अगला पॉइंट लिखिए, देखो 1203 और 4 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1203 और 4 ईस्वी में 1203 और 4 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल की राजधानी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1203 4 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल की राजधानी नादिया, बंगाल की राजधानी नादिया। ठीक है, तो बंगाल की राजधानी नादिया के सेन वंशी शासक, नादिया के सेन वंशी शासक, और उस समय शासक थे, उस दिन हमने चर्चा की थी, लक्ष्मण सेन। कौन थे? लक्ष्मण सेन, जो बल्लाल सेन के बेटे थे। किसके बेटे थे? बल्लाल सेन के बेटे थे। और बल्लाल सेन ने 2 किताबें लिखी थी, दान सागर और अद्भुत सागर। तो दान सागर तो उन्होंने लिखा था, लेकिन अद्भुत सागर को पूरा नहीं लिख पाए, तो किसने पूरा किया था? लक्ष्मण सेन। और इसी लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव का नाम सुना है? तो जयदेव भी रहते थे, जिनकी किताब है गीत गोविंद। तो देखो, लक्ष्मण सेन पर विजय की योजना बनाई, लक्ष्मण सेन पर विजय की योजना बनाई। लक्ष्मण सेन पर विजय की योजना बनाई। देखो, लक्ष्मण सेन ने, अगला पॉइंट देखो, लक्ष्मण सेन ने भावी विपत्ति को दूर करने के लिए, भावी विपत्ति को दूर करने के लिए, भावी विपत्ति को दूर करने के लिए देखो 1203 ईस्वी में देवताओं को प्रसन्न करने हेतु, 1203 ईस्वी में देवताओं को प्रसन्न करने हेतु, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु इन पर जो है, जो पुरोहित थे, उन्होंने कहा आप ऐसा यज्ञ करिए
कि विपत्ति क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। इन्होंने एक यज्ञ किया, कौन सा, इंद्र मास यज्ञ किया, ठीक है। क्या लिखा, 1203 ईस्वी में देवताओं को प्रसन्न करने हेतु एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया, एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसे इंद्रिय महाशक्ति या इंद्र महायज्ञ कहते हैं, जिसे इंद्र महायज्ञ कहते हैं। इंद्र महायज्ञ या इंद्रिय महायज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो इंद्र महायज्ञ किया। तो कहते हैं फिर मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर इतनी तेजी से अभियान किया, तो कहते हैं इसकी ये स्वयं तो अकेला निकल आया, इसकी सेना पीछे रह गई, तो भाग करके लक्ष्मण सेन को अपनी राजधानी को कुछ समय के लिए क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह अधिकार हो जाता है किसका, बख्तियार खिलजी का, कहाँ पे, बंगाल में। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, 1205 ईस्वी में 1205 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने 10,000 घुड़सवारों के साथ तिब्बत अभियान किया। 10,000 घुड़सवारों के साथ तिब्बत अभियान किया। दस 10,000 घुड़सवारों के साथ तिब्बत का अभियान किया। और देखो, तिब्बत तथा लखनौती के बीच, तिब्बत तथा लखनौती के बीच निवास करने वाली जनजातियों के बीच निवास करने वाली जनजातियों वो जनजातियां थी लोग, पूंछ, मेज और तिहार। कुंच, 3 जनजातियां थी, कुंच, दूसरी जनजाति लोग नाम था मेज या मेगा भी कहते हैं, और तीसरी जनजाति तिहार है। कहते हैं इनकी सहायता प्राप्त कर रहा है, तो तिहार जनजातियों की सहायता प्राप्त की, परंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। यानी तिब्बत को नहीं जीत पाया। ठीक है, परंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। लिखो, वापस आने पर, अगला पॉइंट, वापस आने पर बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया। वापस आने पर बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया। वापस आने पर बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया और
1206 ईस्वी में उसके एक सरदार और 1206 ईस्वी में उसके एक सरदार जिसका नाम था अली मर्दान खिलजी ने, अली मर्दान खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो इस तरह बख्तियार खिलजी की 1206 ईस्वी में हत्या हो जा रही है, तो इनका काम समाप्त हो रहा है। ठीक है, उसके एक सरदार अली मर्दान खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, देखो मध्य एशिया या ईरान में, मध्य एशिया या ईरान में मोहम्मद गोरी का मुख्य शत्रु ख्वारिज़्म शाह था। मध्य एशिया में या ईरान में, मध्य एशिया या ईरान में मोहम्मद गोरी का मुख्य शत्रु ख्वारिज़्म शाह, यानी का दूसरा एक और नाम है अलाउद्दीन मोहम्मद है, अलाउद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, अलाउद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, अब देखो इसी से युद्ध होगा 1205 ईस्वी में, अभी हम बोल दे रहे हैं, और वही युद्ध कहलाएगा अंध-खुंद का युद्ध, अंध-खुंद का युद्ध। और इस युद्ध में फिर मोहम्मद गोरी क्या होगा, पराजित होगा, यानी यहाँ पे मोहम्मद गोरी की पराजय होगी। ठीक है, इससे ख्वारिज़्म शाह से पराजित होगा और ये उसकी अंतिम पराजय होगी। ठीक है, तो लिखिए आगे, लिखो अगला पॉइंट, 1205 ईस्वी में ख्वारिज़्म शाह ने, 1205 ईस्वी में ख्वारिज़्म शाह ने अंध-खुंद के युद्ध में, अंध-खुंद के युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया, और मोहम्मद गोरी पराजित होने के बाद वापस गजनी भाग गया, और मोहम्मद गोरी पराजित होने के बाद वापस गजनी भाग गया। मोहम्मद गोरी वापस गजनी भाग गया, और ख्वारिज़्म खां ने सुल्तान ए सिकंदर, और ख्वारिज़्म शाह ने सुल्तान ए सिकंदर, और एक और उपाधि धारण की थी, दूसरी उपाधि लिख लो, सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की, सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। किसने धारण की, ख्वारिज़्म शाह ने। किसको पराजित करने के बाद, मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद सुल्तान ए सिकंदर या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक उपाधि अभी दिल्ली सल्तनत में धारण करेंगे, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की, उन्होंने भी धारण की थी। ठीक है, लेकिन और आ जाए कि किसने धारण की, तो वो थे मध्य एशिया के शासक, कौन, ख्वारिज़्म शाह ने भी कौन सी उपाधि, सिकंदर द्वितीय या सुल्तान ए सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला पॉइंट को, 1205 ईस्वी में
1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का अंतिम भारतीय अभियान, मोहम्मद गोरी का अंतिम भारतीय अभियान, अंतिम भारतीय अभियान पंजाब में जो पहाड़ियाँ थी, या इन्हीं को कहते हैं नमक की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो पंजाब में नमक की पहाड़ियाँ, नमक की पहाड़ियों में, नमक की पहाड़ियों में रहने वाली खुख्खर जनजाति, खुख्खर जनजाति, खुख्खर जनजाति के विरुद्ध था, खुख्खर जनजाति के विरुद्ध था जो झेलम व चिनाब, जो झेलम व चिनाब नदियों के बीच निवास करती थी। तो झेलम का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता। और चिनाब का अश्कनी ना। तो झेलम व चिनाब नदियों के बीच निवास करती थी, निवास करती। देखो, खुख्खर वीरता से लड़े परंतु उनका दमन किया गया। खुख्खर वीरता से लड़े परंतु उनका दमन किया गया, परंतु उनका दमन किया गया। देखिए अगला पॉइंट, वापसी के क्रम में सिंधु नदी के किनारे, वापसी के क्रम में सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर, दमयक नामक स्थान पर, संध्याकालीन नमाज पढ़ते समय, संध्याकालीन नमाज पढ़ते समय, नमाज पढ़ते समय 15 मार्च 1206 ईस्वी को, 15 मार्च 1206 ईस्वी को खुख्खरों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। खुख्खरों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। तो इस समय 1206 में मोहम्मद गोरी की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई, ठीक है, हत्या कर दी गई। और बाद में देखो, और बाद में मोहम्मद गोरी के शव को ले जाकर गजनी में दफन कर दिया गया। बाद में मोहम्मद गोरी के शव को ले जाकर गजनी में दफन कर दिया गया। तो गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में है ना, तो वहीं पे दफन कर दिया गया। और बाद में मोहम्मद गोरी के शव को ले जाकर गजनी में दफन कर दिया गया। देखिए अगला पॉइंट,
मोहम्मद गोरी के कोई पुत्र नहीं था। मोहम्मद गोरी के कोई पुत्र नहीं था। उसके साथ बहुत सारे गुलाम थे ना उसके, और वही उसके सेनापति थे। तो पहले तो कोई पुत्र नहीं था, अतः उसका भतीजा, और उसका नाम है गियासुद्दीन। गियासुद्दीन उसका उत्तराधिकारी बना। गियासुद्दीन उसका उत्तराधिकारी बना। ठीक है। और आप लोग आगे पढ़ेंगे, जब कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, शासक बनेगा तो अपनी दास्ता से उसको मुक्त करेंगे। कौन? यही गियासुद्दीन ही मुक्त करेंगे। कब? 1208 ईस्वी में। ठीक है। और जबकि हमने बताया था इल्तुतमिश पहले ही दास्ता से मुक्त हो गए थे, जब उन्होंने खोखरों का साथ दिया था। कब? 1205-6 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का साथ दिया था ना इल्तुतमिश ने, तभी जो है ऐबक से कहा था कि इसको दास्ता से मुक्त कर दो। तो कहते इल्तुतमिश 1206 में ही मुक्त हो गया था, जबकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बन जाएगा और इसके बाद फिर गियासुद्दीन उसे 1208 ईस्वी में दास्ता से मुक्त करेंगे। यानी ऐबक बाद में मुक्त हुआ था। और किसने मुक्त किया था? इन्हीं गियासुद्दीन ने, जो किसके उत्तराधिकारी थे? मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी थे। क्या लिखा? गियासुद्दीन अगला शासक बनाया, उत्तराधिकारी बना। ठीक है। लिखिए अगला पॉइंट। देखो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद वो भारतीय प्रदेशों का प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक बना, ये नया राजवंश स्थापित करेगा और वही होगा गुलाम वंश या दास वंश, या इसी को मामलूक वंश भी कहते हैं। ठीक है। जबकि गजनी में गोरी के एक गुलाम ताजुद्दीन यल्दौज प्रशासक बना। और सिंध में लिख लो नसीरुद्दीन कुबाचा ने जो है अपनी सत्ता स्थापित की। तो हर जगह उन्हीं के गुलाम थे मोहम्मद गोरी के, जिन्होंने सत्ता अपनाई। तो भारतीय प्रदेशों का प्रशासक ऐबक बन रहा है, गजनी का प्रशासक ताजुद्दीन यल्दौज बन रहा है, और सिंध का प्रशासक बन रहा है नसीरुद्दीन कुबाचा बन रहा है। तो तीनों नाम बन रहे हैं। ठीक है। तो कहते हैं जब गियासुद्दीन की मृत्यु हो गई थोड़े दिन बाद, तो किसने गजनी में सत्ता संभाल ली? ताजुद्दीन यल्दौज ने। और सिंध में किसने? नसीरुद्दीन। और जबकि भारतीय प्रदेशों का प्रशासक कुतुबुद्दीन ऐबक बन रहा है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए। देखो मोहम्मद गोरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती संत, मोहम्मद गोरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती संत, जिनका क्या नाम था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके साथ भारत आए थे। ठीक है। और आकर के कहाँ पे बस गए थे? अजमेर में। ठीक है। और वहीं पे फिर अजमेर में क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई। और वहीं पे उनकी दरगाह है, जो आज अजमेर शरीफ या ख्वाजा साहब के नाम से जानी जाती है। तो देखो मोहम्मद गोरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती संत
प्रसिद्ध चिश्ती संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए, जिन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया, जिन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया। अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया और इनकी दरगाह अजमेर में ही ख्वाजा साहब के नाम से जानी जाती है। अजमेर में ही ख्वाजा साहब के नाम से जानी जाती है। अगला पॉइंट लिखिए, मोहम्मद गोरी ने सोने के सिक्के चलाए और इन सिक्कों पर, हमने उस दिन बताया था, क्वेश्चन आता है हाँ कि लक्ष्मी की आकृति के सिक्के किसने चलाए थे? मोहम्मद गोरी ने। तो लिखो, सोने के सिक्के चलाए जिनमें लक्ष्मी की आकृति और नंदी की आकृति। ठीक है, नंदी का मतलब शिव जी का वाहन है, जिसमें लक्ष्मी की आकृति और नंदी की आकृति अंकित है। तथा अरबी भाषा में, तथा इन सिक्कों पर लिख लो, तथा इन सिक्कों पर अरबी भाषा में एवं देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम अंकित करवाया। मोहम्मद बिन शाम अंकित करवाया। वो थे महमूद बिजमी के अमीर महमूदा है। और अरबी भाषा में एवं देवनागरी में मोहम्मद बिन शाम अंकित करवाया। मोहम्मद बिन शाम अंकित करवाया। ठीक है, एक और सिक्का चलाया था दिल्ली वाला के नाम से, हाँ ये भी याद रखिएगा। तो लिखिए अगला पॉइंट, देखो मोहम्मद गोरी ने 56 ग्रेन का, मोहम्मद गोरी ने 56 ग्रेन का 56 ग्रेन का दिल्ली वाला नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था। दिल्ली वाला नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था, जो 56 ग्रेन का था। दिल्ली वाला नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। अगला पॉइंट को, मोहम्मद गोरी ने भारत में सर्वप्रथम, हमने उस दिन बताया था आप लोगों को, इक्ता प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? मोहम्मद गोरी ने। देखो मोहम्मद गोरी ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। और हमने बताया था उन्होंने पहली इक्ता किसको प्रदान की थी? कुतुबुद्दीन। और जब आज व्यवस्थित रूप से इक्ता प्रथा को, तो हो जाएंगे इल्तुतमिश पे। इक्ता हमने बताया था ना, जमीन या भूखंड या भूमि का टुकड़ा था, तो उस समय नगद वेतन न दे करके क्या दी जाती थी? जमीन या भूखंड दिया जाता था, और वहां से जो राजस्व मिलता था वही उनका क्या माना जाता था? हाँ, उनका वेतन माना जाता। तो ये जमीन का टुकड़ा था। ठीक है, इक्ता का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, ये याद। ठीक है, तो किसने शुरुआत की थी? मोहम्मद गोरी ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी, ये भी आपको याद रखना। तो ये तो कहानी थी मोहम्मद गोरी की। ठीक है,
अब इसके बाद जो है शुरू होगी दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में पहला जो वंश आएगा वो होगा गुलाम वंश। ठीक है, और गुलाम वंश के संस्थापक कौन होंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हम चर्चा करेंगे कौन कौन से वंश स्थापित हुए दिल्ली सल्तनत में। पहला गुलाम वंश जो 1206 से शुरू होगा, कब तक रहेगा? 1290 तक। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश रहेगा 1290 से 1320 तक। फिर आ जाएगा तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। ठीक है, और फिर इसके बाद 1414 से लेकर के 1451 तक रहेगा सैयद वंश रहेगा, और सैयद वंश के बाद आएगा फिर लोधी वंश जो 1451 से शुरू होगा 1526 तक रहेगा। तो इतने वंश आएंगे दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो कौन कौन से वंश आएंगे एक हम खाका बनाएंगे, उसकी चर्चा कर लेंगे। तो नेक्स्ट टर्म में हम जो है दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश गुलाम वंश की चर्चा करेंगे। तो गुलाम वंश को कई नामों से जानते हैं ना, प्रारंभिक तुर्क सुल्तान भी कहते हैं इसी को मामलूक वंश भी कहते हैं, इसी को गुलाम वंश भी कहते हैं, इसी को दास वंश भी कहते हैं। तो कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।